हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है अपनी लाइव क्लास ज्वाइन करो ताकि उसके बाद हम अपना जो सेशन है वो शुरू कर सकें। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो सेशन है वो शुरू करते हैं। 2 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए मुझे ये बताओ, आप लोगों की जो आपको ऑडियो वीडियो है आप लोगों को क्लियर है? ऑडियो वीडियो आप लोगों को क्लियर है? गुड इवनिंग सविता। आज का हमारा जो टॉपिक है वो यूनिट 1 जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक 17 एरिड जियोमॉर्फोलॉजी है। और बस हमारे 2-3 टॉपिक और रह गए हैं, उसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट यूनिट है वो शुरू करने वाले हैं, है ना। हमारा कल जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आज हम एरिड जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लेंगे और ग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लेंगे। कल आपका कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी रह जाएगा और बस आपका रह जाएगा एक और मास मूवमेंट, ये वाला चीज रह जाएगा, है ना। तो ये पढ़ लेंगे हम और अब क्लास जो है वो शुरू करते हैं। ये देखो, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है। जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको क्या है, आपके लिए फिलर फॉर्म ऐप का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो है। ये फिलर फॉर्म ऐप का टेलीग्राम ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है और ये इंस्टाग्राम चैनल है। तो जिसने भी अभी तक फिलर फॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ जो इन चैनल से नहीं जुड़ा है वो भी जुड़ जाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी लाइव क्लास के रिगार्डिंग आपको अपडेट दिया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से बेटे जो नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाओ। ये हमारी फिलर फॉर्म ऐप है। इस फिलर फॉर्म ऐप पर आपको पेपर 1 पेपर 2 की कोचिंग अवेलेबल है, साथ ही साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको आपको पीवाईक्यू जो है वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं और मॉक टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल हैं। जो टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन टॉपिक को पहले करवा दीजिए। सविता देखो, जियोमॉर्फोलॉजी में जो अभी आपके सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे आपके जो क्वेश्चन है ना वो पूछे जाते हैं। कहीं से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, कोई ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है या इससे नहीं आ सकता। हर टॉपिक से आपका क्वेश्चन आता है, हर टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बट इस बार हम क्लाइमेटोलॉजी से पढ़ने से पहले मैं आपको संडे से जो है आपका, क्योंकि कल तो आपकी जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास है, संडे से हम क्लाइमेटोलॉजी नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम थ्योरी करेंगे। आपकी एग्रीकल्चर में जितनी थ्योरी है वो मैं आपको पहले करा दूंगी। इंडस्ट्रियल जो आपकी थ्योरी है वो भी मैं आपको पहले ही करवा दूंगी। ठीक है, ताकि आप जो कम से कम थ्योरी है वो कर लो। जैसे आपकी इंडस्ट्रियल थ्योरी है, एग्रीकल्चरल थ्योरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल जो ज्योग्राफी है वो एक ही आपका क्या डाल रखा है, एक ही यूनिट में डाल रखा है। तो हम उनको साथ ही पहले मैं आपको सारी एग्रीकल्चर ज्योग्राफी करवा दूंगी, क्योंकि वो चार तीन तीन दिन में वो कंप्लीट हो जाएगी, ज्यादा बड़ी नहीं है। थ्योरी भी ज्यादा बड़ी नहीं है। जैसे आपका वेबर की थ्योरी है, आपका क्रिस्टोलर की थ्योरी है, इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है, हुवर की थ्योरी है, स्मिथ की थ्योरी है और आपके वॉन थ्यूनेन की थ्योरी है। बेटे मॉक टेस्ट आपको डेली मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो, अगर किसी को भी मेरे सब्सक्रिप्शन लेना है
फिलर फॉर्म ऐप पर, चाहे वो कॉमर्स का बच्चा हो चाहे वो किसी का भी बच्चा हो, तो वो मेरा अगर कूपन कोड यूज करेगा किरण10, तो उसको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यू ऑलरेडी नो, और आप सबने यूज भी किया है। और अगर आपने यूज नहीं किया और आप अपने फ्रेंड को या क्लासमेट्स को सजेस्ट कर सकते हो कि वे भी ले। सिर्फ 7 ही थे सविता, अभी बाकी के जो MCQ जो मॉक टेस्ट है वो अपलोड होंगे। और ये हमारा रोड मैप है। हम सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी कर रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के बाद मैं आपको जो करवाऊंगी वो ये देखो, आपकी जो इंडस्ट्रियल, आपका जो इकोनॉमिक और ये रीजनल डेवलपमेंट वाला है ना, ये वाली यूनिट करवा दूंगी। और इसी में आपका एग्रीकल्चर है, यानी कि ये आपका यूनिट कौन सी है, यूनिट 2 करवा दूंगी। ओके, अब ये देखो, ये इतने सारे आपके टॉपिक हो गए हैं। ये आपका टॉपिक हो गया है, ये कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी हुआ नहीं है, ये एरिड जियोमॉर्फोलॉजी पे ग्रीन करना था, बट इस पे बाय मिस्टेकली हो गया है। बट आपका कास्ट तक मैंने करा दिया है। अब आपके ये टॉपिक रह गए हैं। और पेरीग्लेशियल जियोमॉर्फोलॉजी से जो क्वेश्चंस है वो नहीं आते हैं, तो हम ये वाला टॉपिक नहीं करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना एरिड एंड सेमी एरिड जियोमॉर्फोलॉजी। इस एरिड एंड सेमी एरिड जियोमॉर्फोलॉजी को हम पढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें जो भी आपका इरोजनल लैंडफॉर्म है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो, जो एयोलिन प्रोसेस, हिंदी में देख लो आपका, एयोलिन प्रोसेस यानी कि हवा की वजह से, हवा हवा से बनने वाले लैंडफॉर्म को एयोलिन लैंडफॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और आपकी जो ये एयोलिन है, और जो एयोलिन प्रक्रिया है, ये कहाँ पे होती है, ये मुख्य वहां पे होती है जहाँ पे आपकी जो मिट्टी वो सूखी होती है, ढीली होती है और असुरक्षित होती है। असुरक्षित यानी कि ऐसी रोक जिन पे वेजिटेशन कम होता है, वहां पे आपका ये एयोलिन प्रोसेस यानी कि हवा के द्वारा इरोजन ज्यादा होता है। और ऐसा इरोजन आपने, जैसे आपका एरिड और सेमी एरिड यानी कि शुष्क और अर्ध शुष्क एरिया में, जैसे आपका डेजर्ट और सेमी एरिड एरिया में आपने देखा होगा। ये कहते हैं एयरलीन प्रोसेस किसका इरोजन को इंक्लूड करता है, जहां पे आपकी मिट्टी सूखी हो, ढीली हो और अनप्रोटेक्टेड हो, वहां पे जो एयरलीन प्रोसेस है वो ज्यादा होता है। जैसे आपका डेजर्ट कंडीशन में एयरलीन प्रोसेस यानी कि हवा के द्वारा इरोजन ज्यादा होता है। और ये याद देखो, एलियन प्रोसेस आपके ट्रॉपिकल और टेम्परेट इन्वायरमेंट में एक्टिव है, वहां पे ज्यादा होता है। लेकिन जो एलियन प्रोसेस है वो कोल्ड डेजर्ट में यानी कि जो आपके ठंडे मरुस्थल होते हैं वहां पे एक्टिव नहीं होती। विंड क्यों? बिकॉज हमारी जो सरफेस है वो हमेशा किससे कवर रहता है, क्योंकि हमारी सरफेस पे ऐसा नहीं है कि आपका जो ठंडा एरिया है वहां पे विंड नहीं है। विंड तो है, बट वहां पे जो आपकी रॉक्स है वो हमेशा स्नो से कवर रहती है, आइस शीट से कवर रहती है। ठीक है, ये कहते हैं कि 1/3 जो लैंड सरफेस एरिया है वो एरिड और सेमी एरिड है। आपका अगर इस 1/3 एरिया में से, यानी कि 33, 1/3 का मतलब है 100%, ये देखो, ये आपकी अर्थ को 100% मान लेते, तो इसका जो 33% एरिया है वो 33% एरिया कैसा है आपका, एरिड और सेमी एरिड एरिया है, यानी कि आपका सूखा एरिया है। ठीक है, और अब इस 33% में से एक्सट्रीमली एरिड जो एरिया है यानी कि बहुत ज्यादा सूखा एरिया 4% पे है, आपका सूखा एरिया 15% पे है, और सेमी एरिड एरिया 14.6% एरिया पे है। ये आपका डेटा दे रखा है जो आपको याद करना है या पढ़ लेना है। ठीक है, अब ये कहते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका एयरलीन प्रोसेस है वो आपका डेजर्ट एरिया में एक्टिव है, कोल्ड डेजर्ट में एक्टिव नहीं है, बट हॉट डेजर्ट में एक्टिव है।
और रेत वाले डेजर्ट को आप क्या बोलते हैं? रेत वाले डेजर्ट को हम अर्ग बोला जाता है। याद रखना, जिस मरुस्थल में रेत ज्यादा होता है उसको बोला जाता है आपका रेतीला डेजर्ट। अब देखो आपको ये क्या दे रखी है, ये यहाँ पे आपको वर्ल्ड के डेजर्ट के नाम दे रखे हैं। सहारा डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट है, टकला मकान डेजर्ट है, गोभी डेजर्ट है, उसके बाद आपका नामीबिया डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट, आपका अटाकामा डेजर्ट है, पेटागोनियन डेजर्ट है, मोजावे डेजर्ट है, ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट है। तो ये सारे आपके क्या है, वर्ल्ड में डेजर्ट स्थित है। इनके बस आपको नाम दे रखे हैं। ये यहाँ पे देखो, ये आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो डेजर्ट है वो कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट को बोला जाता है आपका सोनारन डेजर्ट और मोजावे डेजर्ट। ठीक है, सोनारन और मोजावे डेजर्ट है आपका नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में ये आपका अटाकामा डेजर्ट है, आपका ये सहारा डेजर्ट। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट। ठीक है, ये आपका कालाहारी डेजर्ट है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया के गिब्सन डेजर्ट है, विक्टोरिया डेजर्ट है, स्टुअर्ट स्टिनले डेजर्ट है, आपका ये गोभी डेजर्ट है, ये टकला मकान डेजर्ट है, ये सेंट्रल एशिया डेजर्ट है, ये रूब अल खाली डेजर्ट है सऊदी अरेबिया का। तो ये सारे आपके क्या हैं, डेजर्ट है। तो आपकी विंड ज्यादातर इरोजन कहाँ पे करती है? विंड जो इरोजन वर्क है वो ज्यादातर करती है आपके रेतीले भाग में। विंड का एक्टिव इरोजन जो है वो देखा गया है, एक्टिव रूप से इरोजन करती है विंड। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, द डेजर्ट हैविंग मोबाइल सैंड्स आर कॉल्ड अर्ग। हिंदी में देख लो, जिस रेगिस्तानों में जो रेत है वो गतिशील होता है, यानी कि इधर से उधर होता रहता है, उसको बोला जाता है अर्ग। अर्ग का मतलब होता है रेत का क्षेत्र, यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा रेत होता है उसको बोला जाता है आपका अर्ग। अगर आपसे पूछ लिया जाए अर्ग किसे कहा जाता है, तो अर्ग बोला जाता है रेतीले क्षेत्र को अर्ग बोला जाता है। ठीक है, और ये कहते हैं कि अर्ग का जो आकार है लगभग ये देखो 1,88,000 किलोमीटर स्क्वायर है। जबकि दुनिया का जो सबसे बड़ा अर्ग है ना वो अरब में है, उसका नाम क्या है, रुब अल खाली, जो कितना है 5,60,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, ये याद रखना, सबसे बड़ा आपका कौन सा है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट जो अर्ग है वर्ल्ड का वो रुब अल खाली है। ठीक है, और जो आपकी मरुस्थल है, मरुस्थल की जो मिट्टी होती है, द सैंड ऑफ डेजर्ट आर डिराइव फ्रॉम एपी हेमरल रिवर वैली और अदर फ्लूवियल डेजर्ट। ये कहते हैं जो रेगिस्तान की रेत है, रेगिस्तान की रेत कैसे बनती है? रेगिस्तान की रेत बनती है आपके वाटर के इरोजन डिपोजिशन, नदी वैलियों के इरोजन डिपोजिशन, इन सब की वजह से आपका बनता है। ठीक है, अब आपका है इरोजनल वर्क ऑफ विंड, यानी कि आपकी जो हवा है वो कैसे कैसे इरोजन करती है। सबसे पहले देखो, आपका जो इरोजन है वो लार्जली किससे कंट्रोल होता है? सबसे पहले है आपकी विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी से मतलब है आपका विंड की स्पीड। ठीक है, अब एक बात याद रखना, आपके विंड की स्पीड जितनी ज्यादा होगी इरोजन उतना ही ज्यादा होगा। विंड की स्पीड ज्यादा, इरोजन भी ज्यादा। वहीं अगर विंड की स्पीड कम है तो आपका इरोजन भी कम है। अब क्या है, ये आपकी जो अर्थ की सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसको बोला जाता है ट्रोपोस्फेरिक लेयर। इस ट्रोपोस्फेरिक लेयर में आपका क्या है, विंड तो बहुत तेजी से चलती है, लेकिन इस विंड के रास्ते में बैरियर भी बहुत है, यानी कि कहीं पर्वत है, कहीं माउंटेन है, कहीं बिल्डिंग है। तो वो बिल्डिंग, माउंटेन, पर्वत क्या करते हैं, इस विंड के रास्ते को डेविएट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी आपका जो इरोजन है वो अफेक्ट होता है। बट आपका सबसे पहले बोला गया है कि जितनी विंड की स्पीड ज्यादा होगी, विंड के द्वारा इरोजन भी ज्यादा होगा। याद रखना, विंड वेलोसिटी का मतलब है विंड स्पीड। विंड स्पीड ज्यादा, इरोजन ज्यादा, विंड स्पीड कम, इरोजन कम। सेकंड है आपका नेचर एंड अमाउंट ऑफ सैंड, डस्ट एंड पेबल, यानी कि आपके
जो हवा है, हवा में कितने ज्यादा मिट्टी के कण, डस्ट पार्टिकल और आपके छोटे छोटे टुकड़े हैं। जितने ज्यादा आपके ये टुकड़े हवा में होंगे उतना ज्यादा जो है इरोजन ज्यादा होगा, क्योंकि जब आपके इरोजन के टूल ज्यादा हो जाएंगे तो आपका इरोजन भी ज्यादा होगा। और जहां जैसे मान लो ये आपकी विंड है, ये विंड इधर से आ रही है और यहाँ पे आपकी ये चट्टान है, जब ये विंड में आपके जो विंड है, विंड में कुछ रेत के टुकड़े हैं, कुछ पेबल है, डस्ट है, जब वो इस दीवार से, इस रॉक से टकराएंगे तो वो इस रॉक का भी क्या करेंगे, इरोजन करेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट आपका जो रॉक है या जो अमाउंट है आपके टूल्स का, इरोजन टूल्स का, उनका नेचर कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है आपका इरोजन वर्क। थर्ड आपका कंपोजिशन ऑफ रॉक। कंपोजिशन ऑफ रॉक में क्या है कि आपकी जो रॉक है वे हार्ड है या सॉफ्ट है। ये है आपकी हार्ड रॉक। मान लो कोई रॉक ऐसे है, ठीक है, कोई रॉक आपकी ऐसे है, आपकी हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। तो आपकी हवा क्या करते हैं, इन सॉफ्ट रॉक का तो इरोजन करते हैं, बीच में छेद हो जाते हैं और आपके बस हार्ड रॉक बच जाती है। ठीक है, तो रॉक्स के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आपकी रॉक हार्ड है, सॉफ्ट है। हार्ड होंगी तो आपका इरोजन कम होगा, सॉफ्ट होगी तो आपका इरोजन ज्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका नेचर ऑफ वेजिटेशन। अब नेचर ऑफ वेजिटेशन का मतलब क्या है कि अगर आपकी कोई रॉक है और इस रॉक पे वनस्पति बहुत ज्यादा है, पेड़ पौधे बहुत ज्यादा है, तो इसका इरोजन कम होगा। और जो आपकी रॉक जिस पे ना तो पेड़ पौधे हैं, ना घास है, ना पत्तियां हैं, यानी कि नगन है, बैरन है एक तरीके से, तो वहां पे जो इरोजन है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका ह्यूमिडिटी, रेनफॉल एंड टेम्परेचर। देखो आपका जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से फिजिकल वेदरिंग ज्यादा होगी, यानी कि फिजिकल इरोजन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है आपका जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में इरोजन होता है। सेकंड है आपका रेनफॉल, बारिश ज्यादा तो आपका इरोजन ज्यादा, बारिश कम इरोजन कम। उसके बाद आपका है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी भी बारिश से रिलेटेड करता है, जितनी ज्यादा आपकी ह्यूमिडिटी होगी उतनी ही ज्यादा क्या है आपकी बारिश होगी, और ह्यूमिडिटी कम आपकी बारिश भी कम होगी। ठीक है, तो ये आपके कौन से फैक्टर है जो आपको दिख रहे हैं, ये आपको यहाँ से यहाँ तक ये फैक्टर कौन से हैं, विंड वेलोसिटी, नेचर एंड अमाउंट ऑफ सैंड, डस्ट एंड पेबल, कंपोजिशन ऑफ रॉक, नेचर ऑफ वेजिटेशन, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब क्या इफेक्ट करते हैं, ये सब कंट्रोल करते हैं आपके विंड को। अगर विंड की स्पीड ज्यादा तो इरोजन ज्यादा, विंड की स्पीड कम आपका इरोजन कम। और अगर आपकी रॉक्स हार्ड रॉक ज्यादा हैं तो इरोजन कम, और अगर सॉफ्ट रॉक ज्यादा है तो इरोजन ज्यादा होगा। वेजिटेशन अगर ज्यादा है तो इरोजन कम, और वेजिटेशन कम है तो इरोजन ज्यादा। तो इस तरीके से आपका जो इरोजनल वर्क है विंड का वो अफेक्ट करता है रॉक्स को। ठीक है, अब आपका जो ये विंड इरोजन होता है ये तीन तरीके से होता है। सबसे पहला है आपका डिफ्लेशन, सेकंड है आपका एब्रेशन, एब्रेशन को आप कोरेजन भी बोलते हो या फिर सैंड ब्लास्टिंग भी बोलते हो, थर्ड है आपका एट्रीशन। सबसे पहला होता है आपका डिफ्लेशन। डिफ्लेशन का मतलब है हवा अपने हवा जब बहुत तेज गति से बहती है तो अपने साथ रेत को और धूल को साथ ही उड़ा ले जाती है। उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, आपके जो ब्लो आउट्स बनते हैं वो इन डिफ्लेशन की वजह से ही बनते हैं। सेकंड है आपका एब्रेशन या कोरोजन। एब्रेशन या कोरोजन का मतलब है जब टुकड़े आपस में टकराते हुए चलते तो उसको बोला जाता है एब्रेशन या कोरोजन। और लास्ट है आपका एट्रीशन। सॉरी, एब्रेशन और कोरोजन जो था वो क्या है, एब्रेशन में है आपका जब ये चट्टानी मटेरियल घिसट घिसट कर चलता है और उसकी वजह से जो आपकी ये धरातल है इसमें कुछ ऐसे नुकीला पदार्थ, सारे नुकीला नुकसान आपका लैंडफॉर्म सा बन जाता है, उसको बोला जाता है आपका एब्रेशन या कोरेजन। ठीक है, यहाँ तक आया बेटे समझ में।
डिफ्लेशन हो गया, एब्रेशन और सैंड ब्लास्टिंग हो गया, और आपका एट्रीशन। एट्रीशन में जब चट्टान के टुकड़े, यानी कि जब हवा में जो टुकड़े होते हैं वे आपस में टकराते रहते हैं, टकरा के टूट फूट यानी कि छोटे छोटे हो जाते हैं, उसको बोला जाता है आपका एट्रीशन। यहाँ तक बताओ आप सबको क्लियर है? जल्दी से बताओ। बताओ बेटे, क्लियर है सबको? उसके बाद आगे चलते हैं कि आपका इरोजन कौन से फैक्टर की वजह से ज्यादा होता है या किस फैक्टर की वजह से कम होता है, और आपके इरोजन के जो प्रोसेस है तीन। इजी है बहुत चैप्टर, है ना? ये हिंदी में देख लो। वायु अपर्दन को काफी हद तक नियंत्रित और निर्धारित करती है। सबसे पहला तो है विंड, उसके बाद आपका विंड स्पीड बता दी, रेत, धूल और कंकड़। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब होता है आपका यशवंत, जब आपकी हवाओं द्वारा जब रेत और धूल जो उड़ा कर ली जाती है, ठीक है, यानी कि ये आपका हवा है, ये हवा आ रही है। हवा जब अपनी स्पीड की वजह से रास्ते की धूल को, मिट्टी को और ढीले कणों को अपने साथ उड़ाने और उठाने की उसकी प्रक्रिया को प्रोसेस ऑफ डिफ्लेशन कहते हैं। आ गया डिफ्लेशन समझ में? सैंड ब्लास्टिंग का मतलब क्या होता है? ये आपको डिफ्लेशन समझ में आया? सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है? आपका डिफ्लेशन तो मैंने बता दिया, जब ये आपकी विंड अपने साथ मिट्टी को अपनी जो आपकी विंड है ना, विंड की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये विंड मिट्टी को अपने साथ उठा के या उड़ा कर ले जाती है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है आपका डिफ्लेशन। और सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है? सैंड ब्लास्टिंग होता है जब आपका एक सरफेस से आपकी विंड के द्वारा बहुत सारा जो आपका मटेरियल है वो उड़ा कर आगे ले जाया जाता है, उसको बोला जाता है आपका सैंड ब्लास्टिंग। ठीक है? गुड इवनिंग अजय। तो ये हो गया है आपका इरोजनल वर्क ऑफ विंड और आपके विंड के टाइप। अब आपका देखो ये डिफ्लेशन क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, लिफ्टिंग एंड ब्लोइंग अवे ड्राई एंड लूज पार्टिकल ऑफ सैंड एंड डस्ट बाय विंड इज कॉल्ड डिफ्लेशन। और ये जो डिफ्लेशन है ये आपके लेटिन वर्ड डिफ्लोटस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है ब्लोइंग अवे, यानी कि हटा देना, उड़ा देना। हिंदी में देख लो, रेत और धूल के सूखे और ढीले कणों को हवाओं द्वारा हटाने, उड़ाने और उठा देने की प्रक्रिया को अपस्फीति कहा जाता है, यानी कि डिफ्लेशन कहा जाता है। और लैटिन शब्द ये जो डिप्लेटस है, इसका अर्थ होता है आपका उड़ा देना। तो डिफ्लेशन का मतलब आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ठीक है? जब आपका लंबे समय तक, यानी कि ये आपका कोई क्या है, ये आपका सैंड है,
और लंबे समय तक जब आपकी विंड यहाँ पर काम करती है और इतनी तेज आपका किससे चलती है, इतनी तेज स्पीड से चलती है, तो ऊपर की जो ये ढीली सामग्री है वो हट जाती है और इस प्रकार के जो बने लैंडफॉर्म होते हैं उनको क्या बोला जाता है, ब्लो आउट के रूप में, ब्लो आउट्स के रूप में माना जाता है। यानी कि ये गड्ढे होते हैं, डिप्रेशन होते हैं ऐसे। ये आपकी पहले यहाँ पे ऐसे मिट्टी थी, अब यहाँ की मिट्टी हटा दी गई तो ये गड्ढे बच गए। ठीक है, ये होता है आपका डिफ्लेशन। इंग्लिश में देख लो, जो आपका ये जो डिफ्लेशन है ये लगातार कंटिन्यू रहा लंबे समय तक, जिसकी वजह से बहुत सारा जो लूजी मटेरियल है वो क्या हो गया, हट गया और एक डिप्रेशन यानी कि एक होल सा बन गया जिसको बोला जाता है आपका ब्लो आउट्स। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि ये जो डिफ्लेशन है ना, ये बहुत छोटे छोटे आपके जो मिट्टी है ना, मिट्टी के बहुत छोटे छोटे कण को भी क्या करता है, रिमूव कर देता है। और आपका क्या होता है, हिंदी में देख लो, जो आपका अपस्फीति है वो ज्यादातर बारीक कणों को हटा देता है, बजरी जैसे बड़े जो कण है वो सतह पर रह जाते हैं। इस प्रकार हजारों से बजरी के संचय से रेगिस्तानी फुटपाथ बनते हैं जो नीचे की चट्टानों को आगे हवा के कटाव से बचाते हैं। तो ये होता है आपका क्या होता है, ये आपका होता है डिफ्लेशन। आया समझ में सबको डिफ्लेशन क्या होता है? बताओ बेटे। डिफ्लेशन के बाद फिर हम शुरू करते हैं ये एब्रेशन और सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है। आ गया समझ में? अब हम पढ़ते हैं आपका एब्रेशन और, ओके अजय, अजय को समझ में आ गया और यशवंत और रुचि आप भी बताओ। अब आपका एब्रेशन क्या होता है या सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है, ये मैंने आपको बताया वैसे तो। देखो क्या होता है ना, ये मान लो ये आपकी रोक्स हैं और यहाँ से आपकी विंड आ रही है, रेगिस्तान एरिया में समझो, जो आपकी विंड है ना, विंड में क्या होता है, विंड की स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है और आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे रेत के कण होते हैं और थोड़े इनका जो साइज है वो अलग होता है। और ये हवा क्या करती है, ये हवा आती है और किस पर अटैक करती है, इन रॉक्स पर अटैक करती है, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स है इस रॉक पर घिसड़ खाते हैं और घिसड़ खाने की वजह से इस रॉक का क्या करते हैं, इरोजन करते हैं। इसी को बोला होते हैं ना, कण है, ये आप रॉक की पॉलिशिंग करते हैं कि उनसे कुछ टुकड़े को हटा देते हैं या क्या कर देते हैं, नुकीला बना देते हैं। तो ये दोबारा से चेक करो, आवाज आ रही है? दोबारा से नहीं, क्लियर हो रहा होगा। आपका जो कनेक्शन है वो नहीं होगा,
कनेक्शन की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा बेटे, कनेक्शन कम होगा। 2 मिनट वेट करो, उसके बाद सब सही होगा। कनेक्शन कम होने की वजह से आपकी जो साउंड है वो नहीं आ रही होगी। क्यों हो रहा भाई हैं? तो ऐसे बेटा दोबारा से चेक करो बेटे, अब आपको जो आवाज है वो मेरी क्लियर आ रही है? एक बार देखो, जो कनेक्शन है वो ठीक हो गया है। आई थिंक अब जो कनेक्शन है वो ठीक हो गया होगा। कनेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ गई ना। ये पता है क्या, इंटरनेट जो कनेक्शन होता है ना वो कभी कभी स्लो हो जाता है, वाईफाई, तो उसकी वजह से आपकी जो वॉइस है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। अब आगे पढ़ते हैं। ये आपको अब्रेशन और सैंड ब्लास्टिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है? आ गया ना आपको एब्रेशन और सैंड ब्लास्टिंग? उसके बाद हम पढ़ते हैं, देखो आपका जो विंड का अब्रेशन है ना वो कहाँ पे मिनिमम होता है। ये आपकी ऐसे विंड है, यहाँ पे विंड का जो अब्रेशन है ग्राउंड लेवल पे वो बहुत कम होता है, क्योंकि बिकॉज विंड वेलोसिटी इज रिटार्टेड बाय फ्रिक्शन। क्योंकि यहाँ पे नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझा देती हूँ। आपका अब्रेशन और सैंड ब्लास्टिंग, देखो अब्रेशन क्या होता है, ये देखो ये आपकी डेजर्ट एरिया है। डेजर्ट एरिया में ये आपकी रॉक्स है, और आपको पता है डेजर्ट एरिया में जो रॉक होती हैं वहां पे वेजिटेशन बहुत कम होती है। जब वेजिटेशन बहुत कम होगी इन पे रॉक पे, तो उनका इरोजन ज्यादा होगा। क्योंकि अगर वेजिटेशन होती तो वेजिटेशन क्या कर लेते, इस मिट्टी को अपने अंदर सिकोड़ लेती है और जकड़ लेती है और उसका इरोजन नहीं होने देती। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो डेजर्ट एरिया है वहां पे क्या है, वहां कमी है, वेजिटेशन की कमी क्यों है? क्योंकि वहां पे आपका जो टेम्परेचर है वो नहीं है। टेम्परेचर तो है बट रेनफॉल नहीं होने की वजह से वहां पे क्या आपकी बारिश नहीं होती और आपकी वेजिटेशन अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी डेजर्ट एरिया में विंड है। जो डेजर्ट एरिया में विंड है वो क्या करते हैं, उन विंड के अंदर आपके जो मिट्टी के छोटे कण हैं वो होते हैं। बेटे प्रोसेस हो तो आपका रहा है इरोजन, लेकिन अलग अलग तरीके से हो रहा है, एक तरीके से नहीं हो रहा है। आपका अब्रेशन में क्या होता है, अब्रेशन में होता है जब आपके जो ये टुकड़े हैं, अब विंड के अंदर मिट्टी के टुकड़े हैं, ठीक है, ये मिट्टी के या छोटे छोटे कण क्या करते हैं, जब ये विंड इस रॉक से टकराती है तो इस विंड के साथ साथ ये पत्थर भी इससे टकराते हैं, और टकराने की वजह से फिर क्या करते हैं, ये आपके जो ये कण हैं ये इस रॉक के साथ अपघर्षण यानी कि फ्रिक्शन होता है, घिसड़ खाते हैं, और घिसड़ खाने की वजह से इस रॉक का इरोजन होता है। इसको बोला जाता है आपका अब्रेशन और सैंड ब्लास्टिंग। डीफ्लेशन क्या होता है, डीफ्लेशन के द्वारा भी आपका इरोजन ही होता है, लेकिन डीफ्लेशन में आपकी जो विंड है, विंड क्या करती है, एक जगह की मिट्टी को उड़ा कर ले जाती है और दूसरी जगह इकट्ठी कर देती है। तो जहां से उड़ाती है वहां कहते हैं इरोजन, और जहां पे इस मिट्टी को ये ला कर रख देती है वहां इसको बोला जाता है आपका डिपोजिशन। अब एट्रीशन क्या होता है, एट्रीशन होता है जब आपके जो पार्टिकल है, ये विंड है, हवा है, हवा में ये पार्टिकल्स है रोक के, ये जब आपस में टकराते हैं तो आपस में टकराने की वजह से भी इनका इरोजन होता है, ठीक है? हाँ जी बिल्कुल यशवंत, ये प्रोसेस एक है, आपका प्रोसेस तो इरोजन ही हो रहा है, लेकिन क्योंकि अलग अलग मेथड से हो रहा है, अलग अलग तरीके से हो रहा है, तो इसके वजह से हम इन सभी इरोजन के प्रोसेस या टाइप को पढ़ रहे हैं। ये आपके इरोजन के टाइप है, अब्रेशन। और आपका जो डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन का जो डिफ्लेशन है,
इरोजन का टाइप, वो सिर्फ आपका एरिड टोपोग्राफी यानी कि जहां पे विंड काम करती है वहीं पे होता है डिफ्लेशन। ना तो आपकी रिवर डिफ्लेशन इरोजन कर सकती है, ना आपका ग्लेशियर डिफ्लेशन कर सकता है, और ना आपका सी कोस्टल वे, और ना अंडरग्राउंड वाटर। डिफ्लेशन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किसकी है? डिफ्लेशन कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ और सिर्फ आपकी एरिड टोपोग्राफी की है। ठीक है, आ गया समझ में? अब उसके बाद क्या कहता है कि आपका जो अब्रेशन है ना, अब्रेशन की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच में होती है ग्राउंड सरफेस पे। और आपका ये जो अब्रेशन है ये बहुत ही, देखो ये आपके लिए लाइन इंपॉर्टेंट है, अब्रेशन इज मिनिमम एट ग्राउंड लेवल, यानी कि आपका धरातल के पास अब्रेशन बहुत कम होता है। ये आपका धरातल है, यहाँ पे जब विंड आएगी ना तो विंड अब्रेशन कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये विंड है ना इस धरती से टकराएगी और इसकी स्पीड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो अब्रेशन है वो कम होता है। लेकिन आपके 182 सेंटीमीटर की हाइट तक जो एब्रेशन है, इरोजन है, वो बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद जो इरोजन है बहुत ज्यादा हाइट पर एब्रेशन या एट्रिशन की वजह से टोपोग्राफी नहीं बन पाती है। ठीक है, मैक्सिमम जो है ग्राउंड लेवल की हाइट एब्रेशन की वो कितनी है? 20 से 25 सेंटीमीटर। ओके, ये देखो ये क्या कहा गया है कि जैसा कि पहले कहा गया है जमीनी स्तर पर हवा का जो घर्षण होता है वो न्यूनतम होता है। ये भी मैंने बताया, ये आपका सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस के पास से बिल्कुल जब आपकी हवा आती है ना तो ये हवा को, ये जो टेरेन है, ये जो उबड़ खाबड़ एरिया है, इससे सामना करना पड़ता है, और इससे आपकी विंड की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, जिससे आपका जो इरोजन है वो भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो मैक्सिमम एब्रेशन की हाइट है वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक, ग्राउंड सरफेस से 20 से 25 सेंटीमीटर तक आपका जो एब्रेशन है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आपका इरोजन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और ये कहते हैं कि अनडाउटली, यानी कि कोई डाउट नहीं है, जो आपका एब्रेशन है ना, एब्रेशन आपकी रोक को सभी जगह से काट देता है। ये आपकी रोक है, आपका विंड चारों तरफ से आती है, चारों तरफ से आने की वजह से इसकी शेप देखो कैसे हो जाती है, ऐसे 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 चेंज हो जाती है। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती जाती है आपका जो एब्रेशन है वो कम होता जाता है। एब्रेशन सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक जो है ज्यादा होता है, उसके बाद जब ऊपर जाते हैं तो आपका जो एब्रेशन है इसके द्वारा जो इरोजन है वो बहुत कम होता है। ठीक है, 182 सेंटीमीटर के बाद जो एब्रेशन है वो इनएक्टिव हो जाता है। ओके, अब उसके बाद है आपका एट्रिशन। हाँ जी, एब्रेशन की हाइट जो है 182 सेंटीमीटर के बाद इनएक्टिव हो जाता है एब्रेशन, यानी कि इरोजन नहीं हो पाता 182 सेंटीमीटर के बाद एब्रेशन के द्वारा। अब हम पढ़ रहे हैं एट्रिशन। एट्रिशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है ना क्या होता है एट्रिशन। अच्छा, अब यशवंत पूछ रहे हैं कि जैसे ही हाइट से, या मान लो ये पहाड़ है, नीचे से ऊपर की तरफ चलते तो आपका जो एब्रेशन है वो कम क्यों होता है? एब्रेशन की वजह से आपका इरोजन कम क्यों होता है? क्योंकि बेटे जो आपका विंड है ना, विंड में ये जो आपका विंड की जो डेंसिटी यानी कि विंड में जो कण है ना वो आपके नीचे ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो विंड की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, इसलिए आपका जो एब्रेशन है, ये देखो मैं हिंदी से ही समझा देती हूँ ना।
अच्छा, हिंदी से भी समझा देती हूँ ताकि आपको जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाए। एब्रेशन का मतलब होता है आपका ये घर्षण। एब्रेशन का मतलब क्या होता है आपका घर्षण। अब ये 182 का क्या फिनोमिना है, ये फिनोमिना है कि हम जैसे ही ग्राउंड लेवल से हाइट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जो डेंसिटी है, डेंसिटी क्या होती है, यानी कि आपकी जो हवा है, हवा में जो ये पार्टिकल्स है, इसकी जो संख्या है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, आपके ये रेत के कण, मिट्टी के कण आपकी ग्राउंड के सरफेस के पास ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, तो इनमें कमी हो जाती है। इसलिए आपका अब्रेशन कहाँ तक एक्टिव रहता है, 182 सेंटीमीटर तक, और इसके बाद आपका अब्रेशन इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि आपकी जो विंड है, विंड में रेत के पार्टिकल, आपके सोयल के पार्टिकल, रॉक के पार्टिकल, इनकी कमी हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से आपका जो एब्रेशन या घर्षण है 182 सेंटीमीटर की ऊंचाई से परे निष्क्रिय, निष्क्रिय का मतलब होता है इनएक्टिव हो जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं एट्रीशन। ठीक है, अब ये एट्रीशन में क्या होता है, पहले हम ये देखते हैं। जो आपका एट्रीशन है ना, एट्रीशन को हिंदी में घर्षण नहीं बोलते हैं, एट्रीशन को हिंदी में बोलते हैं, एक मिनट, एट्रीशन को हम हिंदी में है संघर्षण। ये ना थोड़ा सा जो आपका गूगल ट्रांसलेटर है ना वो मिस्टेक कर देता है। आपका एट्रीशन का भी मतलब तो होता ही है घिसावी, घर्षण ही होता है, घिसावी होता है, रगड़। ठीक है, रगड़ ही होता है। अब आपका एट्रीशन में क्या होता है, एट्रीशन में जो आपका ये विंड है, ठीक है, इस विंड में आपके कण हैं, छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इतने इतने साइज के भी पार्टिकल, ये क्या होता है, ये आपस में टकरा के टूटते फूटते रहते हैं और इनका घिसाव होता रहता है। तो इसकी वजह से भी आपका जो है इरोजन होता है, यानी कि घर्षण, घर्षण में कणों का यांत्रिक रूप से टूटना। यांत्रिक मतलब है फिजिकल रूप से जब टूटते हैं और वो घिसते हैं, तब उन्हें क्या है, लवणीकरण और सतह रेंगने की प्रक्रियाओं के माध्यम से हवा द्वारा ले जाया जाता है। लवणीकरण क्या होता है, यानी कि आपका ये कैसे, साल्टेशन। कल मैंने आपको जब रिवर का बताया था, तो रिवर का जो ट्रांसपोर्टेशन काम होता है वो 4 प्रोसेस से होता है, साल्टेशन, सस्पेंशन, ठीक है, ट्रैक्शन, ये बताया था ना मैंने। तो वही 4 ट्रांसपोर्टेशन के टाइप आपके इसमें भी है। आपका साल्टेशन का मतलब क्या होता है, साल्टेशन का मतलब होता है जब हवा के साथ आपके जो मिट्टी के टुकड़े हैं, रॉक के जो पत्थर है, वो उछल उछल कर जब चलते हैं तो उसकी वजह से आपका इरोजन होता है। ठीक है, ये होता है आपका साल्टेशन। साल्टेशन को हिंदी में बोला गया है लवणीकरण। लवणीकरण में जो आपकी अशांत वायु होती है, यानी कि आपकी जो विंड की स्पीड ज्यादा होती है, उस विंड की स्पीड के प्रवाह के कारण आपके जो ये पार्टिकल्स है वे उछलने कूदने के साथ साथ रेत और बजरी की आवाजाही जो है शामिल होती है। यानी कि इसमें क्या होता है, आपकी विंड की स्पीड ज्यादा होने की वजह से कई आपके पार्टिकल्स देखो इतने छोटे छोटे होते हैं, तो ये तो आपकी विंड के द्वारा उड़ा कर ले जाए जाते हैं, लेकिन कई ऐसे थे जिनका साइज बड़ा होता है, तो ये हवा के साथ घिसड़ घिसड़ कर चलते हैं। इसको बोला जाता है आपका साल्टेशन। ठीक है, आया समझ में बेटे साल्टेशन। साल्टेशन, साल्टेटिंग ग्रेन्स, जो आपका साल्टेशन वर्ड है ये लेटिन वर्ड साल्टेरे से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टूलिप। ठीक है, हिंदी में देख लो,
जो आपका नमकीन यानी कि जो आपका साल्टेशन वर्ड है वो साल्टेरे से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, छलांग लगाना। ठीक है, तो साल्टेशन में क्या है, आपके ये जो टुकड़े हैं ना, बड़े बड़े पत्थर है, ये हवा के साथ उछल उछल कर चलते हैं और इसको बोला जाता है छलांग लगाना। ठीक है, ये होता है आपका एट्रीशन। तो अब आपको एब्रेशन, एट्रीशन और आपका डिफ्लेशन, ये तीन तरीके से इरोजन होता है आपका विंड के द्वारा। ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका सबसे पहले है इरोजनल लैंडफॉर्म में डिफ्लेशन बेसिन, या फिर इसको आप ब्लो आउट भी बोलते हैं, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको अपस्फीति बेसिन, ब्लो आउट्स या रेगिस्तान खोखले भी बोला जाता है इसको, और साथ ही साथ इसको अपवाहन गर्त भी बोला जाता है, इसको अपवाहन गर्त भी बोला जाता है। ये देखो क्या होता है ना, ये देखो इसके बनने का प्रोसेस, ये आपकी चट्टान है ऐसे, कहाँ पे, रेगिस्तान में, और विंड इतनी स्पीड से आ रही है, बहुत ज्यादा स्पीड से, और इसमें विंड में पार्टिकल्स भी है। तो वो क्या करते हैं ना, अब इस जो ये आपकी मिट्टी है ना, यहाँ पे इतनी मिट्टी है, इसको अपने साथ उड़ा ले जाते हैं, उड़ाती रहती है, विंड चलती रहती है एक ही डायरेक्शन में और ये उड़ा ले जाती है। और एक पॉइंट पे देखो इसमें इतने गहरे गड्ढे हो जाते हैं, और इन गड्ढों को ही क्या बोला जाता है, इन गर्त को ही अपवाहन गर्त बोला जाता है, यानी कि इसको अपवाहन बेसिन, ब्लो आउट्स, डिफ्लेशन, ये सब क्या है, इसके नाम है जो आपको याद रखने हैं। और कभी कभी जो हवा है मिट्टी को इतना ज्यादा उड़ा के ले जाती है कि ये जो आपका गड्ढा है कहाँ तक हो जाता है, आपके जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल भी दिखने लग जाते हैं, इतना ज्यादा इरोजन हो जाता है। ये होता है आपका अपस्फीति बेसिन या अपवाहन गर्त। ठीक है, इंग्लिश में इसको डिफ्लेशन बेसिन भी कहते हैं। ये कैसे बनते हैं, ये डिप्रेशन यानी कि गड्ढे होते हैं जो आपके रेगिस्तान में बनते हैं हवा के मिट्टी के हटने की वजह से। और किस वजह से ये मिट्टी हटती है, प्रोसेस ऑफ डिफ्लेशन। डिफ्लेशन में क्या था, आपकी जो हवा है मिट्टी को उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती है, तो उसकी वजह से आपके ये डिफ्लेशन बेसिन, ब्लो आउट या डेजर्ट्स होलो जो है बनते हैं। और कभी कभी ग्राउंड वाटर टेबल तक ये हमें दिखने लगते हैं। तो ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो इनकी गहराई को मेजर करती है, बताती है कि कितना ज्यादा गहरे हैं ये। ठीक है, और ये जो इस तरह के आपके गड्ढे होते हैं ना, इनका जो साइज है वो वेरी करता है। इनको कई जगह बफेलो वेलोज भी बोलते हैं, जैसे अमेरिका के जो प्लेन्स है वहां पे इनको बफेलो वेलोज बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो बहुत बड़ा साइज है, बहुत बड़े गड्ढे हैं, उनको आप पेन कियांग होलो भी बोलते हैं मंगोलिया डेजर्ट में। तो ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं। हो गया बेटे क्लियर आपको, डिफ्लेशन होलो, भैंस की दीवारों या पेंगकियांग जो आप बेसिन है उसके रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, ये होते हैं आपके डिफ्लेशन होलो या अपवाहन गर्त। अब सेकंड है आपका मशरूम रोग। अब ये मशरूम रोग कैसे बनती है, ये देखो, ये आपका क्या है, डेजर्ट में कोई रोक खड़ी है, इस पे वेजिटेशन भी नहीं है, तो ये हवा आई। अब ये हवा आएगी तो ये क्या करती है, आपकी ये जो रोक होती है ना, ये कहीं से हार्ड स्ट्रक्चर है, कहीं से सॉफ्ट रोक है, कहीं से हार्ड, कहीं से सॉफ्ट। तो जहां से हार्ड रोक है वो तो बच जाएगी, और जहां से सॉफ्ट है उसका क्या हो जाएगा, इरोजन। तो देखो ये आपकी हार्ड तो ऐसे बची रही, सॉफ्ट का इरोजन, फिर हार्ड, फिर सॉफ्ट, ऐसे आपकी क्या बन जाती है, एक मशरूम के जैसी आकृति बन जाती है, और इसको बोला जाता है मशरूम रोग। ठीक है, और इसको गारा भी बोला जाता है सहारा डेजर्ट में, और पिल्स फेल्सन बोला जाता है जर्मनी में। हिंदी में देख लो कि इस जो मशरूम की चट्टाने हैं, इसको छतरी आपका यानी कि अम्ब्रेला शेप होती है इसकी ऐसे, यानी कि जो ऊपर से आपका रोक है हार्ड रोक वो तो ऐसे बची रहती है, लेकिन नीचे से जो सॉफ्ट रोक है उसका इरोजन हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी एक रोक बनती है जिसको मशरूम रोक या अम्ब्रेला रोक बोला जाता है। और इसको
कहाँ कहाँ पे क्या बोला जाता है, गारा भी बोला जाता है, इसको पिल्स फेल्सन भी बोला जाता है। ठीक है, आपका पिल्स फेल्सन और गारा भी बोला जाता है। ठीक है, और ये जो है मशरूम के आकार की चट्टाने हैं और हवा के घर्षण यानी कि हवा के एब्रेशन कार्य की वजह से बनती है। हवा ज्यादा, आपका जो हाइट कम है वहां पे ज्यादा इरोजन करती है और ऊपर कम इरोजन करते हैं, इसलिए भी ऐसे शेप बनती है। ठीक है, इसको बोला जाता है आपका मशरूम रॉक। ये देखो यहाँ पे दिख रही है, जो आपकी हवा की नीचे वाली हाइट है यानी कि आपकी रो का नीचे वाला पार्ट है, इस पर विंड ज्यादा काम करती है, क्योंकि यहाँ पे हाँ जो विंड है, विंड में पार्टिकल ज्यादा होते हैं, उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा होती है इरोजन की। लेकिन जब वो हाइट में ऊपर की तरफ चलते हैं तो विंड में जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, और इसको ये जो आपको तस्वीर में दिख रहा है, इसको बोला जाता है आपका मशरूम रॉक, या फिर इसको गारा भी बोलते हैं, छतरक भी बोलते हैं, और साथ ही साथ और इसका क्या नाम है, और इसका नाम है आपका पिल्स फेल्सन। ठीक है, आ गया समझ में। अब उसके बाद आपका इंसेलबर्ग है। जो आपका ये इंसेल वर्ग है, इंसेल वर्ग क्या होती हैं, चलो इससे पहले मेरे को ये बताओ, आपका इंसेलबर्ग वर्ड किसने दिया है और किसके अगेंस्ट दिया है। ये तो बहुत ही इजी सा बात है, ये मैंने आपको इतनी बार बताया है कि आपका एक इंसेलबर्ग का कंसेप्ट है वो किसने दिया है और किसके कंटेक्स्ट में और किसके अपोजिट दिया है, जल्दी से बताओ। अगर आपको वो इंसेलबर्ग याद है तो आपको फिर यहाँ पे वो कंसेप्ट इजीली याद हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। हाँ जी अजय, मशरूम का साइज होता है अम्ब्रेला साइज। ठीक है, अब्रेशन की वजह से होता है, और इसका सब नेम गारा पिल्स फेल्सन, और हिंदी में इसको छतरक भी बोलते हैं। बेटे चटक शिला नहीं, मेरे को ये बताओ आप लोग, इंसेलबर्ग कहाँ पे यूज हुआ है जियोमॉर्फोलॉजी में। और अजय लैंड फॉर्म में तो यूज हुआ था, कहाँ पे लैंड फॉर्म में नहीं यूज हुआ था बेटे। मैंने आपको ये बताया था ना कल ही, आपका जब हमारी रिवर जो सबसे लास्ट में एक प्लेन बनाती है उसको बोला जाता है पेनी प्लेन। पेनी प्लेन वर्ड तो दिया है आपके डेविस ने, और ये जो पेनी प्लेन में आपकी छोटी छोटी पहाड़ियां बच जाती है इसको बोला जाता है आपका मोनाडनोक। अब आपके जो विलियम मॉरिस डेविस है इनके अपोजिट, इनका क्रिटिसाइज करते हुए, इनके मॉडल का क्रिटिसाइज करते हुए टैंक ने अपना मॉडल दिया था, लैंडफॉर्म इवोल्यूशन मॉडल, और इन्होंने इस पेनी प्लेन को एंड्रम्फ बोला और इन पहाड़ियों को बोला इंसेलबर्ग। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जो कि आपको याद नहीं है।
ठीक है, तो उस टॉपिक की रिवीजन कर लो क्योंकि आपको याद नहीं है अच्छे से। ठीक है, तो इंसेल्बर्ग क्या होती है? इंसेल्बर्ग आपकी पहाड़ियां छोटी छोटी क्या होती है, हिल्स होती हैं, जो आपके डेजर्ट एरिया में इरोजन की वजह से बनती है। ठीक है, आपके ये रेजिडुअल हिल्स होती है, यानी कि बची कुची पहाड़ियां होती हैं। जब आपका क्या होता है, ये देखो इतना बड़ा ये माउंटेन होते हैं ना, इतने बड़े माउंटेन, इन माउंटेन का जब आपकी विंड लगातार इरोजन करती रहती है तो उसकी वजह से ये छोटी छोटी पहाड़ियां, अवशिष्ट पहाड़ियां बच जाती है। इन अवशिष्ट पहाड़ियों को इंसेल्बर्ग कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? इंसेलबर्ग कहा जाता है। और ये जो इंसेलबर्ग है, ये जो जर्मन वर्ड है जिसको आपके पेसार ने यूज किया था 1904 में। ठीक है, और 1904 में पेसार ने ये इंसेलबर्ग जो आपकी साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका की अपशिष्ट जो पहाड़ियां हैं उनके लिए किया है। बाद में जो आपके वॉल्टर पैंक है उन्होंने भी इसको यूज किया है। अभी अभी बताया पैंक ने भी इसका यूज किया है। ठीक है, और आपका जो इंसेलबर्ग है ना, इंसेलबर्ग को बोना हार्ट भी कहा जाता है। दूर से देखने में कांटे जैसे नहीं लगते हैं, दूर से देखने में आपकी छोटी छोटी पहाड़ी लगती है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर गिरा रखा है हमने बीच में, खुद से ही रख रखा है। ठीक है, यानी कि क्या होता है, ये देखो, ये देखो, ये होता है आपका इंसेलबर्ग। ये देखो आपका दूर दूर तक कोई रोक नहीं है, ये आपका, ये आपकी पहले पूरी रोक थी, इतनी बड़ी ये रोक थी, इसका इरोजन हो गया है, और इरोजन होने के बाद ये देखो ये कितना छोटा सा पार्ट बच गया है। इनको बोला जाता है अवशिष्ट पहाड़ियां। ठीक है, और इसको बोना हार्ट भी बोला जाता है। बोना हार्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपके जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट बोना हार्ट है उन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है आपका, इसलिए इसको बोला जाता है आपका बोना हार्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आ गया बेटे समझ में? ओहो, अब बताओ किसी को कोई भी डाउट है तो, क्योंकि आपकी जो पेपर 1 की क्लास है वो शुरू होने वाली है। आप जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में ये इसको खत्म करेंगे और ग्लेशियर वाला भी शुरू कर देंगे। कल हमें जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट करनी है, चाहे हमें थोड़ा सा 1 घंटे 30 मिनट की क्लास मेरे को ऊपर लेनी पड़ जाए, बट कल हम जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद 3 दिन में हम अपनी जो जितनी भी थ्योरी है ना वो मैं सारी थ्योरी करवा दूंगी आपको, ताकि कम से कम आपको जो थ्योरी वाले क्वेश्चन आप उनको लगातार रिवाइज करते रहो। ठीक है बेटे, है ना? थ्योरी वाले क्वेश्चंस की तो आपकी लगातार रिवीजन होती रहेगी। किसी को कोई डाउट इस चैप्टर से? अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी तो आपको ये पढ़ना है, अभी तो ये रहता है। जल्दी से बताओ, समझ में आया है आज वाली जो क्लास है? हाँ जी, 5:30 से लेना क्लास, 5:40 या 50 पे शुरू कर दूंगी मैं। ठीक है, आपका ऐसा करती हूँ ना, 8 से 9 बजे भी क्लास होती है तो 10 मिनट 20 मिनट एक्स्ट्रा वहां पे ले लेते हैं, 20 मिनट एक्स्ट्रा वहां पे ले लेते हैं, ताकि आपकी 2 घंटे 40 मिनट की क्लास हो जाए फिर, है ना? लगातार 1 घंटा 30 मिनट भी आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट से फिर क्या होता है, वो एडजस्ट हो जाता है ना? तो मैं कल फिर 5:40 पे क्लास शुरू करूंगी। अभी पहले हम ये देखेंगे, अगर इवनिंग वाली क्लास में हमारा जो टॉपिक है ग्लेशियल वाला टॉपिक खत्म हो जाता है, शुरू हो जाता है,
तो हम क्या करते हैं, फिर आपका जो क्लास है फिर हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा, फिर हमें जरूरत नहीं है। बट फिर भी कोशिश करेंगे कि कल मैं आपका 2 घंटे 40 मिनट की क्लास ले लूं ताकि सिलेबस हो जाए। ओके, आप खुश हो ना? जियोमॉर्फोलॉजी के बाद हम जो थ्योरी पढ़ेंगे, ताकि थ्योरी तो छोटी छोटी होती है और जल्दी कवर हो जाती है, जिससे सिलेबस जल्दी कवर होगा। ओके, अब लीव कर दो बेटे आप क्लास, ठीक है? अब मिलते हैं इवनिंग वाली क्लास में, 8 बजे आपकी क्लास है, उसमें मिलेंगे। सिलेबस आपका अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा अजय, अक्टूबर लास्ट है। अब आपकी 2-2 क्लास है ना, तो अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। अब आपकी सेकंड यूनिट बहुत छोटी है, ये है ना 3 से 4 दिन में ही खत्म हो जाएगी। ओके, नाउ लीव द क्लास बेटे, लीव द क्लास।